सिक्योरिटी गार्ड ने आखिरकार वीर मलिक का चेहरा देख लिया था। उसने जल्दी से झुककर जम्हाई ली और कहा, तो ये युवा मालिक वीर मलिक हैं। मुझे माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या ये कोई नई कार है? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपको नहीं पहचान पाया। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके लिए गेट खोल दूंगा। अगली बार जब तुम मेरी कार को देखो तो तुम्हें 200 मीटर दूर से ही मेरे लिए गेट खोलना होगा, समझे? अगर तुमने मेरी कार को फिर से रोकने की हिम्मत की तो मैं इतना आसान नहीं रहूंगा बात करने में। वीर मलिक ने अपना गिलास पहना और अपने ठंडे लहजे को नरम किया। सिक्योरिटी गार्ड को झुककर गेट खोलते देखकर ज़ारा ने उसे थम्स अप दिया। मेरा भाई अद्भुत है। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद वीर मलिक ने अपनी सुपरकार यार्ड में खड़ी की। जैसे ही वह नौकर के आने और अपनी कार पार्क करने का इंतजार कर रहा था, ज़ारा ने मौका पाकर जगह को चारों ओर देखा। यह अभी भी उसकी यादों में जैसा था वैसा ही था। बस ये था कि उसके पिछले जीवन में उसका तीसरा भाई उसके साथ नहीं आया था। जूही यार्ड में थोड़ी देर से इंतजार कर रही थी। जब उसने वीर मलिक के बगल में ज़ारा को देखा तो उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। वह नीचे बैठ गई और उन जर्मन शेफर्ड कुत्तों को छुआ जो घर की रखवाली कर रहे थे। अपने दूसरे हाथ से उसने ज़ारा की ओर इशारा किया और कहा, जाओ, उस औरत को काट लो और मैं तुम्हें और खाना दूंगी। जूही पुरानी हवेली में अक्सर आती जाती थी, इसलिए वह इन जर्मन शेफर्ड कुत्तों से बहुत परिचित थी। जर्मन शेफर्ड घर की रखवाली करने में अच्छे थे और बहुत बुद्धिमान कुत्ते भी थे। वे अपने मालिकों से कुछ सरल आदेशों को समझ सकते थे। जैसे ही जूही ने अपना हाथ उठाया, तीनों जर्मन शेफर्ड अचानक दौड़ पड़े। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर ज़ारा का शरीर कांप उठा। वीर मलिक ने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम कुत्तों से डरती हो? वीर मलिक मुड़ा और 3 बड़े कुत्तों को अपनी ओर दौड़ते देखा। उसने चिल्लाया, कुत्तों को किसने बाहर निकाला? कोई मदद करो। जैसे ही वह बोला, उसने ज़ारा का हाथ पकड़ा और कार में घुसना चाहा। ज़ारा ने पहले ही खुद को संभाला और उस डर को रोक लिया जो उसके दिल में कौंधा था। वह जानती थी कि इसके पीछे कौन है। यह उसके पिछले जीवन जैसा ही था। जूही में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। ये लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बस कुछ ही चालें थीं। उसने वीर मलिक का हाथ पकड़ा और शांति से कहा, भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उनसे निपटने का एक तरीका है। ये कुत्ते बहुत खुआंखार हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो तुम क्या कर सकती हो? वीर मलिक ने बेचैनी से कहा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, जर्मन शेफर्ड लगभग उन तक पहुंच चुके थे। ज़ारा ने वीर मलिक का हाथ छोड़ दिया और दूसरी दिशा में दौड़ने लगी, एक अजीब विसल सीटी बजाते हुए। वीर मलिक का दिल लगभग रुक गया जब उसने उसे जाते हुए देखा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो वह साले को जिंदा निगल जाएगा। वीर मलिक ने जल्दी से चारों ओर देखा और मदद के लिए चिल्लाना चाहा। जब उसकी आंखें एक फूलों की झाड़ी से गुजरी तो उसने एक लड़की का फिगर आकृति देखा। उसने चिल्लाया, जल्दी करो और किसी को मदद के लिए बुलाओ। हालांकि जितना अधिक वह चिल्लाया उतनी ही तेजी से महिला भागी। वीर मलिक ने गाली दी, फक। वह मुड़ा और जल्दी से ज़ारा का पीछा किया। पुरानी हवेली का यार्ड बहुत बड़ा था, जिसमें सभी प्रकार की हरी भरी वनस्पति सजी हुई थी। ज़ारा बहुत तेजी से दौड़ी, लेकिन एक इंसान जर्मन शेफर्ड से आगे नहीं निकल सकता था और उसका इन जर्मन शेफर्ड कुत्तों के साथ दौड़ने में प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने जो विस्सल बजाई थी उसमें किसी तरह का जादू लग रहा था। जब जर्मन शेफर्ड उसके पास दौड़े तो उनके रवैये ने 180 डिग्री टर्न पूरी तरह से बदलाव ले लिया। उन्होंने ज़ारा पर पूंछ भी हिलाना शुरू कर दिया। उनके प्यारे और आज्ञाकारी लुक अभी अभी उनके खुआंखार और बुराई वाले लुक के बिल्कुल विपरीत थे। जब वीर मलिक ने पीछा किया और अपने सामने का दृश्य देखा तो उसने सोचा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं और उसने भ्रम में पूछा, हे भगवान, तुमने ये कैसे किया? ज़ारा ने जर्मन शेफर्ड के सिर को थपथपाया और वीर मलिक की ओर देखा। वह धीरे से मुस्कुराए और कहा, ये बस कुत्ते को ट्रेनिंग देना है। मैंने इसे पहले सीखा है। फिर तुम क्यों भाग रही थी? वीर मलिक चलकर उसके पास बैठ गया, अभी भी जोर से हाँफ रहा था। ज़ारा ने जर्मन शेफर्ड की पीठ को छुआ, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने वीर मलिक के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बजाय पूछा, जब तुम अभी यहाँ आए थे तो क्या तुमने कुछ गलत नोटिस किया? वीर मलिक एक पल के लिए दंग रह गया। कुछ सेकंड के बाद उसे कुछ समझ आया। उसने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा सामने के यार्ड में कोई और नहीं है, यहाँ तक कि एक नौकर भी नहीं। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे और सूरज तेजी से चमक रहा था, लेकिन ज़ारा का दिल ठंडा था। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए वीर मलिक को देखा जो उसके पास त्योरियां चढ़ाए हुए था और एक गहरे अर्थ में कहा, ये दिन का उजाला है और इतने बड़े यार्ड में कोई नहीं है। अपॉइंटमेंट मुलाकात का समय लगभग हो गया था, लेकिन कोई अचानक बाहर भागा और ऐसा दृश्य बनाया। तीसरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
जर्मन शेफर्ड जो ज़ारा के बगल में बैठे थे अपनी पूंछों को प्यारे ढंग से हिला रहे थे। ज़ारा ने उनके सिरों को सहलाया और जारी रखा, हम इतनी देर से यार्ड में हैं, लेकिन कोई भी हमारी कारें पार्क करने नहीं आया। केवल ये प्यारे कुत्ते ही हमारा स्वागत करने के लिए बाहर आए। वीर मलिक एक चतुर व्यक्ति था। एक बार जब ज़ारा ने ये कहा तो वह सब कुछ समझ गया। वे उन्हें यार्ड में रखने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद क्या था? उसने जर्मन शेफर्ड की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम कुत्ते को ट्रेनिंग देना नहीं जानती तो ये जानवर बिल्कुल भी प्यारे नहीं हैं। वीर मलिक व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। वह हमें धमकाने की कोशिश कर रही है। क्या ये दादी हैं या चाची? उसने फूलों में देखी गई आकृति को याद किया। वह जूही थी। ये राउंड अभी भी मुख्य रूप से मुझ पर लक्षित होना चाहिए। आखिरकार पुरानी हवेली के कुत्ते तुम पर अपनी पहल पर हमला नहीं करेंगे। ज़ारा ने शांति से जवाब दिया। वह उठी और लीना मलिक को एक संदेश भेजा। वीर मलिक ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं। क्या दादी का दिल इतना निर्दयी हो सकता है? ज़ारा वह बेटी थी जिसे उसकी माँ और पिता ने स्वीकार करने का दृढ़ संकल्प किया था, फिर भी वह जूही को कुत्तों को इतनी जल्दबाजी में ज़ारा को काटने के लिए छोड़ने में सक्षम थी। उनके बीच दुश्मनी कितनी गहरी थी। जैसे ही वीर मलिक ने यह सोचा, पुरानी हवेली के प्रति उसका दिल ठंडा हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि जूही दादी या जुमा की अनुमति के बिना कुत्तों को सामने के यार्ड में ले आई होगी। इस बीच जूही, जिसने अभी अभी ज़ारा और वीर मलिक के शर्मनाक भागने को देखा था, संतुष्टि में लिविंग रूम में लौट आई थी। उसे बस थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत थी और उसका आज्ञाकारी कुत्ता उसका गुस्सा निकालने में उसकी मदद कर पाएगा। जूही ने थोड़ी देर के लिए ज़ारा की दुखद स्थिति की कल्पना की और बेहद खुश महसूस किया। फूकिन ने जूही को अंदर आते देखा और पूछा, क्या तुम्हारे चाचा और अन्य लोग यहाँ हैं? वे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं और कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? जूही मुस्कुराई और उसके बगल में बैठ गई। उसने प्यार से कहा, नहीं, वे नहीं हैं। मैंने अपने चाचा और अन्य लोगों को नहीं देखा। फूकिन भी एक चतुर व्यक्ति थी। उन्हें पहले से ही कुछ अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने जूही के छोटे चेहरे को चुटकी ली और एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, तुम बिना किसी कारण के कुत्तों के साथ मत खेलो। अगर वे तुम्हें काट लेते तो तुम क्या करती? जूही और जुमा ने एक दूसरे को देखा, फिर फूकिन की ओर मुड़ी और आज्ञाकारी ढंग से कहा, हमारा कुत्ता कभी उनके लोगों को नहीं काटेगा। अगर उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को काट लिया तो उस बाहरी व्यक्ति ने इसके लायक था। किसने उसे जबरदस्ती अंदर आने के लिए कहा? है ना, दादी? फूकिन ने उसके प्यारे छोटे चेहरे को देखा, सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम बहुत आगे नहीं जा सकते। चलो चलते हैं और देखते हैं। फूकिन अभी खड़ी हुई थी जब उन्होंने लीना मलिक और जोरावर मलिक को आक्रामक तरीके से दरवाजे से अपनी ओर चलते देखा। लीना मलिक का चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे अगले सेकंड में कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। उन्हें इस तरह देखकर जुमा ने तुरंत फिर से व्यंग्यात्मक ढंग से बोलना शुरू कर दिया। उसने हैरान होने का नाटक किया। अरे, मैंने सोचा कि यह यमराज थे, लेकिन ये तीसरी भाभी निकली। हम इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं मिले हैं। तुम्हारा चेहरा इतना लंबा क्यों है? अगर हम नहीं जानते तो हम सोचेंगे कि किसी ने तुम्हें उकसाया है। जोरावर मलिक ने लीना मलिक का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे ठंडे चेहरे के साथ जुमा को देखा। उसकी आंखें फूकिन पर टिकी हुई थीं जब उसने ठंडे तरीके से पूछा, तुम घर पर कुत्तों को लोगों को काटने क्यों देती हो? ज़ारा और वीर मलिक कहाँ हैं? जुमा का चेहरा काला पड़ गया और उसने फूकिन के बोलने से पहले ही बोला, तीसरे भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? हमने तुम्हारी सस्ती बेटी को देखा भी नहीं है, हम कुत्ते को उसे काटने के लिए कैसे कह सकते हैं? जब जोरावर मलिक ने जुमा की बातें सुनी तो उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लगा जैसे वह किसी को जमा देने वाला है। ज़ारा वह बेटी थी जिसे वह और लीना मलिक दोनों दुलारते थे और उसकी आलोचना करना जुमा का काम नहीं था। उसने ठंडे तरीके से जुमा से कहा, जुमा, तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे तुम्हारे प्रति सहनशीलता को भोग मत समझो। ठीक, तीसरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी छोटी बहन को जिंदा निगलने की सोच रहे हो? फूकिन की गहरी आवाज़ गूंजी। उन्होंने सीधे जोरावर मलिक और लीना मलिक को देखा जो उनके बगल में थी और एक सपाट लहजे में कहा, क्या किसी बाहरी कमीनी की गोद ली हुई बेटी तुम्हारे सारे गुस्से के लायक है? लीना मलिक की आंखें उन शब्दों से चुप गईं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और फूकिन को देखा। उनकी आवाज़ ठंडी थी जब उन्होंने कहा, मैं आपको मेरी बेटी के बारे में इस तरह बात करने की अनुमति नहीं दूंगी। जोरावर मलिक ने आगे बढ़कर लीना मलिक को अपने पीछे कर लिया। उसने अपनी गहरी आंखों से फूकिन को देखा और धीमी आवाज में कहा, लीना और मैंने व्यक्तिगत रूप से ज़ारा को चुना और हम व्यक्तिगत रूप से उसे घर लाए। मेरे दिल में वह पहले से ही मेरी बेटी और मलिक परिवार का एक इंडिस्पेंसेबल अपरिहार्य हिस्सा है। जोरावर मलिक ने एक दर्दनाक भाव के साथ फूकिन को देखा। यह उसकी बायोलॉजिकल सगी माँ थी। वह फूकिन से थोड़ी सी भी परवाह और चिंता नहीं देख सका।
उनके दिल में पुराने मलिक परिवार की प्रतिष्ठा, महिमा और वे ऑल फैशन पुराने ज़माने के डॉगमा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण थे। वह जीवित लोगों को नहीं देख सकती थीं। मैंने सोचा था कि माँ चाहती हैं कि मैं ज़ारा को यहाँ लाऊं ताकि मेरी बेटी को अच्छी तरह से देख सकें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसे इस तरह से देखेंगी। वह केवल 16 साल की बच्ची है। आप उससे इतनी शत्रुता क्यों रखती हैं? फू किन ने जोरावर मलिक के उनकी आलोचना करने के अनैतिक तरीके को देखा और उनके दिल में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ गया। हालांकि उन्होंने इसे नहीं दिखाया। जोरावर मलिक का बिजनेस इन पिछले कुछ वर्षों में बेहतर और बेहतर हो रहा था और पुराने एस्टेट के कई बिजनेस को भी उन पर निर्भर रहने की ज़रूरत थी। फूकिन का भाव थोड़ा हताश था। उन्होंने जोरावर मलिक को देखा और धीमी आवाज़ में कहा, तीसरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी गोद ली हुई बेटी के बारे में सिर्फ एक वाक्य कहा। इसने तुम्हें बिना किसी कारण के उदास कैसे कर दिया? हमने उसे नहीं देखा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपनी बहन और अपनी भतीजी से पूछ सकते हो। जोरावर मलिक ने एक भारी सांस ली। वह जानता था कि अगर वह उनके साथ उलझा रहा तो उसे वह परिणाम नहीं मिलेगा जो वह चाहता था। यहाँ उनके साथ मूर्खता जारी रखने के बजाय वह बाहर जाकर टहल सकता था। व्यान मलिक उन्हें खोजने के लिए अभी अभी गया था और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उन्हें ढूंढ लिया था। जोरावर मलिक ने लीना मलिक का हाथ खींचा और बाहर निकल गया। फूकिन ने उन्हें देखा और जान गईं कि वह गुस्से में थे। उन्होंने गहरी सांस ली और उनके पीछे पीछे बाहर चली गईं। जुमा ने दादी का हाथ पकड़ा और उनके पीछे पीछे बाहर गई। जूही ने उसे एक नज़र दी और माँ और बेटी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। अगर यह स्थिति हंसने के लिए उपयुक्त नहीं होती तो जूही पहले ही जोर से हंस चुकी होती। उसने मन में सोचा, जब तुम ज़ारा को ढूंढ रहे हो तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो वह उन जर्मन शेफर्ड द्वारा फाड़ दी जाएगी। अगर कोई वर्तमान जूही पर ध्यान देता तो उन्हें पता चलता कि इस सुंदर लड़की की आंखों में एक दुष्टता भरी लुक थी और वह अंदर से बाहर तक दुष्ट थी। फूकिन जोरावर मलिक को पुकारना चाहती थी, लेकिन वह लीना मलिक का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए थे। वह उन्हें इस बात का बतंगड़ नहीं बनाने दे सकती थी, इसलिए उन्हें जोरावर मलिक को शांत करने का एक तरीका ढूंढना पड़ा। दादी ने अपना सिर घुमाया, अपने बगल के हाउसमैन गृहस्वामी को देखा और तुरंत आदेश दिया, जल्दी करो और किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजो। चाचा ली, जो आमतौर पर जर्मन शेफर्ड के प्रभारी थे, जल्दी से प्रतिक्रिया दी और नौकरों को उनके पीछे पीछे देखने के लिए ले गए। जब लोगों का समूह सामने के फ्रंट यार्ड में दौड़ा तो चाचा ली, जो आमतौर पर जर्मन शेफर्ड के प्रभारी थे, पहले से ही पसीने से तर थे। उन्हें गर्मी नहीं लग रही थी, बल्कि अपराधबोध हो रहा था। जब मिस जूही कुत्ते को लेने आई थीं तो उन्हें पहले से ही एक बुरा एहसास था। आज वह दिन था जब मालिक जोरावर मलिक अपनी गोद ली हुई बेटी को पुरानी मालकिन को श्रद्धांजलि देने के लिए लाए थे। आमतौर पर जूही उनके प्रति कभी इतनी विनम्र नहीं होती थी, लेकिन इस बार उसने उन्हें काफ़ी दया दिखाई। अगर यह असामान्य नहीं था तो कुछ गलत होना चाहिए। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ हुआ था। जूही की आंखें चमक उठीं जब उसने भीड़ को उस दिशा में जाते देखा जहां ज़ारा भागी थी। वह लंबे समय से ज़ारा की मिजरेबल स्टेट, दयनीय स्थिति देखने का इंतजार कर रही थी। जब वे सामने के फ्रंट यार्ड में एक ब्लाइंड स्पॉट से गुजरे तो जूही ने ज़ारा को देखा। वह जर्मन शेफर्ड का नेतृत्व कर रही थी और वीर मलिक के साथ बातचीत करते हुए और हंसते हुए आ रही थी। यह असंभव था, यह असंभव था। ज़ारा क्यों? वह उन जर्मन शेफर्ड के मुंह से कैसे बच सकती थी जो परिवार की रक्षा कर रहे थे? ये बहुत अवास्तविक था। जूही को शक होने लगा कि उसने अभी अभी जो देखा वह क्या था। क्या कुत्तों द्वारा ज़ारा का पीछा किया जाना एक इल्यूशन, भ्रम था? जब लीना मलिक ने ज़ारा को देखा तो वह जल्दी से उसके पास गईं और उसकी बाँह पकड़ लीं। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। लीना मलिक ने तब राहत की एक लंबी सांस ली और सिसकते हुए कहा, तुमने माँ को डरा दिया। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? ज़ारा को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर जोरावर मलिक के दिल का पत्थर आखिरकार गिर गया। ज़ारा ने लीना मलिक के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और उन्हें दिलासा दिया, माँ, मुझे चोट नहीं लगी है, रो मत। जुमा भी बहुत हैरान थी। क्या चल रहा था? क्या जूही ने अभी अभी यह नहीं कहा था कि सब ठीक हो जाएगा? ज़ारा पूरी तरह से ठीक क्यों थी? जब जुमा जूही की ओर मुड़ी तो उसने देखा कि जूही भी हैरान थी। जुमा के दिमाग में सैकड़ों विचार कौंध गए। थोड़ी देर बाद उसने ज़ारा की ओर देखा और त्योरियां चढ़ाईं। तुम ज़ारा हो? तुम्हें इस तरह से गड़बड़ी करने के लिए किसने कहा? तुम यहाँ पहली बार आए हो और तुम पहले से ही बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही हो, जिससे सब लोग तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आ गए हैं और सभी की शांति भंग कर रही हो। ज़ारा ने जुमा को देखा। उसके शब्दों से ऐसा लगा जैसे वह उस पर झूठे आरोप लगाने जा रही थी। ज़ारा ठंडी हंसी हंसी और कहा, चाची का दिमाग यकीनन तेजी से काम करता है। इतने कम समय में आपने तथ्यों को रिवर्स पलटने करने के लिए एक स्टोरी पहले ही सोच ली है।
वीर मलिक उसके बगल में खड़ा था और चकराई हुई जूही को ठंडे तरीके से देखा। फूलों के गार्डन बगीचे में अभी जो व्यक्ति था वह तुम थी, है ना जूही? जूही होश में आए और झूठ बोलते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? कौन से फूल? एक वाइट ड्रेस, सफ़ेद पोशाक और एक जोड़ी सिल्वर सैंडल्स, चांदी की चप्पलें। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? वीर मलिक की आवाज़ भयंकर हो गई। जूही भीड़ के पीछे खड़ी थी, इसलिए जब लोग दूर हटे तो उसकी शानदार वाइट ड्रेस और सैंडल सबके सामने आ गए। तुमने ही कुत्तों को ज़ारा के पीछे भेजा था, है ना? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? जैसे ही वीर मलिक बोला, उसने जूही को घृणा से भरी आंखों से देखा। अगर यह सामान्य समय के दौरान होता तो वीर मलिक अभी भी उस थोड़ी सी रिश्तेदारी की परवाह करता और उसे कुछ मान देता। हालांकि जूही आज बहुत आगे बढ़ गई थी। अगर ज़ारा कुत्ते को ट्रेनिंग देना नहीं जानती तो परिणाम अकल्पनीय होते। जुमा ने उपहास किया और चिल्लाई, यो तीसरे भाई, तुम जो चाहो वह खा सकते हो, लेकिन तुम जो चाहो वह नहीं कह सकते। तुम्हारे पास कोई एविडेंस, सबूत नहीं है तो तुम उसे क्यों बदनाम कर रहे हो? जूही अभी थोड़ी घबरा गई थी। वीर मलिक ने जिस व्यक्ति को देखा था वह वास्तव में वह थी। ये देखकर कि उसकी माँ उसके लिए बोली थी, उसने अपने दिल में घबराहट को दबाया और जोर से कहा, सही। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और कुत्तों को उसका पीछा करने के लिए भी छोड़ दूंगी। ये केवल तुम ही सोच सकते हो। कुछ लोगों को बस चीज़ों के बारे में फैंटेसाइज कल्पना करना पसंद होता है। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई बेकार बैठा है? जुमा ने जूही के वाक्य को जारी रखा और ज़ारा को तिरस्कार से देखा, जैसे कि वह अनुचित थी। लीना मलिक आगे बढ़कर जुमा से बहस करना चाहती थी, लेकिन ज़ारा ने तालियां बजाकर उन्हें दिलासा दिया। फिर वह जुमा की ओर मुड़ी और कहा, चाची की ज़ुबान कितनी चालाक है। मुझे पहले से ही इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। यह मेरी चाची और जूही को कुछ ऐसा क्यों लगता है जिसका जिक्र करना भी लायक नहीं है? आप लोगों ने जर्मन शेफर की क्रूरता का अनुभव नहीं किया है ना? क्या आप कोशिश करना चाहती हैं? ज़ारा की आंखें ठंडी थीं। उसने आकस्मिक रूप से विस्सल बजाए और जर्मन शेफर्ड, जो एक पल पहले आज्ञाकारी ढंग से बैठे थे, तुरंत सतर्कता से खड़े हो गए। उन्होंने भीड़ के सामने खड़ी जुमा और जूही को भयंकर ढंग से देखा। जूही दंग रह गई और उसने मन ही मन सोचा, ये बुरा है। ये कुतिया कुत्ते को ट्रेनिंग देना जानती है। फूकिन ने ज़ारा के अभिमानी और तेज तर्रार चेहरे को देखा और अप्रसन्न थीं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और ज़ारा को डांटा, तुम ढीठ हो। क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो? क्या ये वह जगह है जहां तुम जो चाहो वह कर सकती हो? ज़ारा फूकिन के दबंग और तेज से ज़रा भी नहीं डरी। वह उन्हें एक आरामदायक भाव के साथ भी देख सकती थी। दादी, यह मेरा यहाँ पहली बार है और मुझे पहले ही आप सभी से इतना बड़ा गिफ्ट उपहार मिल चुका है। मुझे लगता है कि एहसान वापस करना बेहतर है। इसे गड़बड़ी क्यों कहा जा सकता है? हालांकि मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे माता पिता और भाई मुझे दुलारते हैं। मैं कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हूं जिसे लोग खुश करने के लिए धमका सकें। जब वीर मलिक ने उससे यह कहते हुए सुना, मेरे माता पिता और भाई मुझे दुलारते हैं, तो उसका ठंडा चेहरा लगभग ढह गया। ये लड़की गुस्सा दिला रही थी। वह हमेशा नियमों से नहीं खेलती थी, लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी। फूकिन को उम्मीद नहीं थी कि ज़ारा, ये छोटी गोद ली हुई बेटी, ऐसे शब्द कहेगी। उनकी आंखें खतरनाक ढंग से सनकरी हो गईं क्योंकि उन्होंने मन ही मन सोचा, यह बाहरी छोटी कमीनी इतनी आसान नहीं थी जिससे निपटा जा सके जितना जूही ने कहा था। ज़ारा में उनके साथ बहस करने के लिए और धैर्य नहीं बचा था। वह जूही की ओर मुड़ी और कहा, क्या तुम सबके सामने इसे स्वीकार करने जा रही हो, या तुम चाहती हो कि मैं पता लगाऊं और तुम्हें पुलिस को सौंप दूं ताकि तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक मामला या कुछ और लग सके? तुम बकवास कर रही हो। जूही ने अपनी आवाज़ उठाई और ज़ारा पर चिल्लाई, तुम हमेशा मुझे क्यों टारगेट लक्ष्य करती हो? क्या तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कोई एविडेंस है कि मैंने ये किया है? जूही ने ज़ारा के शांत और आत्मविश्वासी भाव को देखा और दोषी महसूस किया। क्या ज़ारा के पास कोई एविडेंस हो सकता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूही ने सोचा कि उसने ये डिस्क्रीटली समझदारी से किया था और सही समय पर फ्रंट यार्ड, सामने के आंगन में सभी को प्लान्ड योजनाबद्ध तरीके से दूर भेज दिया था। उसे डर था कि कोई उसे देख लेगा और कुत्ते गलती से किसी को चोट पहुंचा देंगे। जूही ने सोचा कि कोई पता नहीं लगा पाएगा कि यह उसने किया था। भले ही वीर मलिक ने उसे एक झलक में पकड़ लिया हो, वह दृढ़ता से इनकार कर देगी। किसी भी हाल में उसकी माँ और दादी उसकी रक्षा करेंगी। बेशक ज़ारा कोई आसान व्यक्ति नहीं थी जिससे निपटा जा सके। जबकि जूही अभी भी जिद कर रही थी और अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी, ज़ारा ने पहले ही अपने दूसरे भाई वियान मलिक से पुरानी हवेली के कंप्यूटर रूम में जाकर उन्हें फ्रंट यार्ड से सभी सुपरविजन फुटेज, निगरानी के फुटेज दिखाने के लिए कहा था।
जब वियान मलिक सुपरविजन फुटेज के साथ लौटा तो उसने ज़ारा और जूही की गर्मागर्म लड़ाई देखी। वियान मलिक ने फ़ोन ज़ारा को पास किया और जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की। ये सुपरविजन फुटेज है जिसे मैंने अभी अभी सुरक्षा कक्ष में चेक किया है। आज 10 बजे से आधे घंटे पहले तक का फुटेज सब इसमें है। चूंकि तुम्हें एविडेंस चाहिए जूही, चलो इसे सबको दिखाते हैं। एक नज़र में सच्चाई पता चल जाएगी। जुमा और जूही चौंक गईं। वे इस बारे में कैसे भूल गईं? जूही को लगा जैसे वियान मलिक के शब्दों से उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिमाग खाली हो गया क्योंकि वह आगे दौड़ी और ज़ारा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। ज़ारा, जो आमतौर पर मार्शल आर्ट्स में बहुत कुशल थी, ने बिना किसी प्रतिक्रिया के जूही को उससे फ़ोन छीनने दिया। धपक की आवाज़ के साथ फ़ोन जूही द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया गया। यह सब लोग थोड़े दंग रह गए। क्या ये जूही ने किया था? हालांकि नौकर आमतौर पर जूही के बारे में सीधे बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन उनके उसे देखने के तरीके में बदलाव आ गया था। मिस जूही बिगड़ी हुई थी, डोमिनियन दबदबा बनाने वाली थी और सबको नीचा दिखाती थी। उन्होंने सोचा कि यह काफ़ी बुरा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी क्रूर लड़की होगी। वह अभी भी इतनी छोटी थी, लेकिन वह पहले से ही इतनी निर्दयी और अनैतिक थी। जूही बस बहुत भयानक थी। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश कर रही हो? ज़ारा की आवाज़ एक भूत की तरह ठंडी थी। जूही होश में आए और घबराहट और अपराध बोध के साथ ज़ारा को देखा। उसे लगा कि वह खत्म हो गई है। अब जब ज़ारा के पास एविडेंस था तो हर कोई जान जाएगा कि उसने क्या किया था। ज़ारा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक मजाक हो। उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। तुम यह नहीं सोच सकती कि तुम इस तरह सुपरविजन कैमरा को नष्ट कर सकती हो, है ना? क्या तुम इतनी नाइफ भोली हो? लीना मलिक की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर जूही की ओर इशारा किया, सख्ती से कहा, तुम अब इससे इनकार नहीं कर सकती, है ना? तुम वह थी जिसने जानबूझकर ज़ारा को फंसाया था। तुम फ्रंट यार्ड में ज़ारा को मारने के लिए कुत्ते लाई थी, है ना? जर्मन शेफर्ड केवल उन लोगों पर हमला करेंगे जिन्हें वे नहीं जानते। ज़ोरावर मलिक ने उसे ठंडे तरीके से देखा और पूछा, तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम ज़ारा से इतनी नफरत क्यों करती हो? जब जुमा ने जूही की हरकतें अभी अभी देखीं तो वह अपनी बेटी की मूर्खता से चकित रह गई। क्या वह कोशिश किए बिना ही कन्फेस इकबाल नहीं कर रही थी? क्या यह मिस जूही ने किया था? वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? अगर वह नहीं थी तो वह फ़ोन छीनने की इतनी जल्दी में क्यों थी? उसने उसे टुकड़ों में भी तोड़ दिया। क्या उसे असॉल्ट हमले के लिए जेल भेजा जाएगा? हालांकि नौकर फुसफुसा रहे थे, जूही ने अभी भी उन्हें सुन लिया। वह मुनी और जुमा की ओर देखा, उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। वे क्या करें? उन्हें क्या करना चाहिए? जुमा को पहले ही जूही का संकट संकेत मिल चुका था, लेकिन इस स्थिति में वह स्थिति को उलटने के लिए क्या कर सकती थी? जुमा का दिमाग तेजी से जवाबी कार्रवाई सोच रहा था। मैं कहता हूँ, यह इतनी भयानक बात है, बस पुलिस को बुलाओ, वीर मलिक ने ठंडे तरीके से कहा। फूकिन ने वीर मलिक की ओर देखा। हालांकि वीर मलिक आमतौर पर बहुत प्यारा था, इस समय वह आग में घी डाल रहा था। स्थिति इतनी भद्दी हो गई थी क्योंकि जूही मूर्ख थी और उसने एक गलती की थी। ये बच्चा चीज़ें करते समय हमेशा इतना जल्दबाजी में क्यों होता है? इसमें इतनी सारी कमियां थीं कि अगर वह उसकी रक्षा करना चाहती तो भी उनके लिए मुश्किल था। ठीक है, बस बहुत हो गया। फूकिन की छड़ी ज़मीन पर जोर से लगी। उन्होंने वहां मौजूद सभी को देखा और मोटी आवाज़ ने उन्हें अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। चलो इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। वियान मलिक ने दादी की ओर देखा और जान गया कि वह फिर से जूही और जुमा का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थीं। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और कहा, हमें देखना होगा कि दादी इस मामले को कैसे संभालती हैं। आखिरकार इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर दादी किसी के प्रति पक्षपाती होना चाहती हैं तो हम सहमत नहीं होंगे। तब हम इसे संभालने के लिए केवल पुलिस पर छोड़ सकते हैं। ज़ारा और वियान मलिक ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें भी फूकिन की ओर मुड़ गईं। जब उन्होंने देखा कि लीना मलिक का हाथ, जिसने उनके कपड़ों का कोना पकड़ा हुआ था, कस गया था, तो ज़ारा ने उन्हें दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाया और थपथपाया। हाँ, मलिक परिवार रूल्स नियमों पर सबसे अधिक ध्यान देता है। अगर दादी ने आज जो जूही ने मेरे साथ किया उसके बाद उसे निष्पक्ष रूप से नहीं निपटाया तो मुझे डर है कि जनता कॉन्विंस सहमत नहीं होगी। ज़ारा और उसके दो भाइयों ने टैकेटली मौन सहमति से फूकिन को एक ऊंचे स्थान पर भेज दिया। फूकिन को उनके द्वारा ऊंचा धकेला जा रहा था और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह टाइगर की सवारी कर रही थीं और उतर नहीं सकती थीं। ये देखकर कि उनसे निपटना कितना मुश्किल था, उनके लिए इस मामले को आसानी से जाने देना संभव नहीं था। फूकिन बहुत गुस्से में थीं, लेकिन वह उन्हें इस मामले को पुलिस तक नहीं ले जाने दे सकती थीं। जूही फेस प्रतिष्ठा नहीं खो सकती थी और मलिक परिवार और भी फेस नहीं खो सकता था। उन्होंने जूही को देखा और कंप्रोमाइज समझौता किया। इस मामले में जूही वास्तव में बहुत ज़्यादा विलफुल हठी थी।
सौभाग्य से उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। उसे 1.5 महीने तक घर पर दीवार का सामना करने और दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में उसकी 3 महीने की पॉकेट मनी जेब खर्च काटने की सज़ा दो। अगर तुम फिर से वही गलती करने की हिम्मत करती हो तो यह इतना सरल नहीं होगा। जब लीना मलिक ने फूकिन की बातें सुनी तो वह तुरंत असहमत हो गईं। उन्होंने कहा, माँ, क्या आपकी सज़ा बहुत हल्की नहीं है? जूही ज़ारा के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? आप बस उसे दीवार का सामना करने और उसे कुछ महीनों की पॉकेट मनी देकर सज़ा दे रही हैं। क्या ये बहुत लेनियंट उदार नहीं है? ज़ोरावर मलिक ने लीना मलिक का समर्थन किया। मैं भी सहमत नहीं हूँ। ये सज़ा दर्द भी नहीं देती, वह कैसे याद रखेगी? जूही ने फीके चेहरे के साथ फूकिन को देखा। अब केवल उसकी दादी ही उसे बचा सकती थीं। तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जूही इसके लिए मर जाए? ज़ारा को किसी भी तरह से चोट नहीं लगी थी। फूकिन ने गुस्से का नाटक किया। ज़ोरावर मलिक की ओर देखते हुए, जिसका अभी भी इंडिग्नेंट आक्रोशपूर्ण भाव था, फूकिन ने अपनी आवाज़ नरम की और कहा, दिन के अंत में हम सब एक परिवार हैं। यह अच्छा है कि गलतफहमियां सुलझ गई हैं। एक दूसरे को समझना और सहन करना अच्छा है। तुम्हारा क्या विचार है, तीसरे भाई? रसोई ने आज तुम्हारे पसंदीदा पैनकेक मीठा चीला बनाए हैं। चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। क्या यह अच्छा है? फूकिन ने ज़ोरावर मलिक के खिलाफ अपना ट्रम्प कार्ड अंतिम चाल निकाला था। हर बार जब तक उनका रवैया थोड़ा नर्म होता, ज़ोरावर मलिक हमेशा हार मान लेता था। ज़ोरावर मलिक ने फूकिन के कोमल और प्यारे रूप को देखा और यह झूठ होगा अगर वह नर्म दिल नहीं हुआ। आखिरकार फूकिन अभी भी उसकी माँ थी। हालांकि ज़ोरावर मलिक एक चतुर व्यक्ति था। वह बातचीत करने के ऐसे महान अपॉर्चुनिटी अवसर को कैसे जाने दे सकता था। चूंकि माँ ने मेरी राय पूछी है, मैं सीधा बोलूँगा। अगर आप ज़ारा को मलिक परिवार की वंशावली में डालती हैं तो हम इस मामले को जाने दे सकते हैं। फूकिन ने ज़ोरावर मलिक की बातें सुनने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से कुछ गहरी सांसें लीं, इससे पहले कि वह अपने उग्र स्वभाव को दबाने में कामयाब हुईं। उनके जितने भी बच्चे थे उनमें से ज़ोरावर मलिक वह थे जिनसे वह सबसे अधिक असंतुष्ट थीं। ज़ोरावर मलिक बचपन से ही उनके बहुत करीब नहीं थे। वह बच्चों में सबसे शांत और कम बात करने वाले थे। जुमा हमेशा मीठी जुबान वाली थी और जानती थी कि उन्हें कैसे खुश करना है। उनके बड़े भाई भी फैमिली बिजनेस पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेने के लिए घर पर ही रहे थे। केवल ज़ोरावर मलिक रिबेलियस विद्रोही और साहसी थे। उन्होंने फूकिन की बात सुनने से इनकार कर दिया और वही करने के लिए एक और फैमिली बिजनेस स्थापित करने पर जोर दिया जो वह करना चाहते थे। और बस ऐसा हुआ कि यह बेटा, जिससे वह सबसे अधिक असंतुष्ट थी, परिवार में एकमात्र व्यक्ति बन गया जो एक बड़ी हस्ती बन गया। फूकिन का दिल थोड़ा असंतुलित महसूस हुआ। यह अजीब असहजता कई सालों से माँ और बेटे के बीच चलती रही थी और यह उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से वे कभी नहीं मिले। अभी मलिक परिवार को कई क्षेत्रों में ज़ोरावर मलिक पर निर्भर रहने की ज़रूरत थी। फूकिन उन्हें और बाहर नहीं धकेल सकती थीं। उन्हें ज़ोरावर मलिक को जीतना पड़ा, इसलिए फूकिन ज़ोरावर मलिक के सामने सिर झुकाएंगी। क्या तुम इस बेटी को इतना चाहते हो? फूकिन ने थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए पूछा। ज़ोरावर मलिक ने लीना मलिक की ओर देखा जो उनके बगल में थी और गहरी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ। मैं और मेरी पत्नी हमेशा एक बेटी चाहते थे। हालांकि यह अफसोस की बात है कि हमें एक पाने का सौभाग्य नहीं मिला। ज़ारा से मिलना पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम है। लीना मलिक की आंखें लाल होने लगीं। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चुपचाप उन्हें बहुत सारी शक्ति दी। फूकिन ने एक गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन यह एक बड़ा डील है और हमें एल्डर्स बुजुर्गों को सहमत होने की ज़रूरत है। लीना मलिक का दिल खुशी से भर गया। चूंकि दादी ने कंप्रोमाइज़ किया था और सिर हिलाया था तो यह मामला सुलझ गया था। जल्दी करो और अपनी सीटों पर वापस जाओ। डिशेज व्यंजन जल्द ही ठंडी हो जाएंगी। जैसे ही फूकिन बोली, वह धीरे धीरे मुड़ी और चली गईं, जुमा के आगे आने और उनका हाथ पकड़ने के प्रयास को नज़रअंदाज करते हुए। जूही ने अपना सिर झुका लिया, एक पराजित मुर्गे की तरह, और जुमा के साथ चली गई। लीना मलिक ने ज़ारा का हाथ पकड़ा और खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा है ज़ारा। हालांकि आज हमें सदमा लगा, हमने कुछ खोया नहीं। दादी के कंप्रोमाइज़ के साथ क्या यह मामला आधा नहीं हो गया है? ज़ारा ने लीना मलिक के चेहरे पर मुस्कान देखी और वह भी हंस पड़ी। कम से कम उसकी प्लान योजना विफल नहीं हुई थी। लीना मलिक ने चारों ओर देखा और पाया कि सब लोग जा चुके थे। उन्होंने ज़ारा को आंख मारी और धीमी आवाज़ में पूछा, कैसा था? तुम्हारी माँ की एक्टिंग स्किल्स, अभिनय कौशल खराब नहीं है ना? ये सब मेरी वजह से है कि हमने उन्हें फंसाया। लीना मलिक ने शांत ज़ोरावर मलिक और वियान मलिक पर एक नज़र डाली और तारीफ की। तुम्हारे पिता की एक्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं और तुम्हारे दूसरे भाई की हरकतें बहुत तेज़ हैं। हमारा डिवीजन ऑफ लेबर और कोऑपरेशन, श्रम का विभाजन और सहयोग एकदम सही था।
लीना मलिक एक पल के लिए रुकी और पांचों के परिवार ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए जैसे उन्होंने आखिरकार एक स्टेज प्ले खत्म कर लिया हो। वीर मलिक ने अपनी चौथी बहन को प्रशंसा से देखा और चुपके से उसे थम्स अप दिया। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, मुझे लगता था कि मैं दुनिया में सबसे स्मार्ट बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। आज ही मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। बहन, तुम यहाँ सबसे स्मार्ट व्यक्ति हो। मैं ये टाइटल उपाधि तुम्हें देने जा रहा हूँ, मेरी जीनियस प्रतिभाशाली बहन। किसने सोचा होगा कि तुम इस चाल का इतना अच्छा उपयोग कर पाओगी और इफेक्ट प्रभाव इतना स्पष्ट है। हमने उन्हें चेकमेटेड मात कर दिया है। तुम्हें कैसे पता चला कि फ्रंट यार्ड में सर्वेलांस कैमरा लगे थे? जब तुमने माँ को टेक्स्ट संदेश किया था तो क्या तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि क्या होगा? क्या तुमने जूही के बुद्धिहीन आत्मविनाश की उम्मीद की थी? वियान मलिक ने भी ज़ारा को देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वह उत्सुक था कि ज़ारा ने इतने कम समय में ये सब कैसे प्लान किया था। जोरावर मलिक ने सबको उनके रोमांचक विचारों से वापस खींचने के लिए हल्का खांसा। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, चलो यहाँ इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो घर चलते हैं और वहाँ बात करते हैं। ज़ारा ने जोरावर मलिक को देखा। उसके पिता ही थे जिन्होंने आज सबसे अधिक प्रयास किया था। वह नहीं जानती थी कि जोरावर मलिक ने अभी अभी जो शब्द और कार्य किए थे उनमें से कितने उनके दिल की गहराई से थे या उनमें से कितनी उनकी सच्ची भावनाएं थीं। हालांकि वह जानती थी कि जोरावर मलिक को अभी भी अपनी माँ फूकिन से कुछ उम्मीदें थीं। अपने पिछले जीवन में जोरावर मलिक हमेशा फूकिन के विचारों के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, जिसके कारण उन्हें फूकिन के चीज़ों को मुश्किल बनाने के साधनों के तहत बार बार नुकसान उठाना पड़ा। लीना मलिक ने ज़ारा के मलिक परिवार की वंशावली में होने के मामले को पूरा करने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च की थी। जब तक वे खाना खा रहे थे, जुमा और जूही पहले ही जा चुकी थीं। फूकिन एक्टिंग में अच्छी थीं और सब कुछ शांतिपूर्ण था। वह डाइनिंग टेबल पर जोरावर मलिक के प्रति इतनी उत्साही थीं जैसे कि पहले हुए सभी तर्क और विवाद कभी हुए ही नहीं थे। पुरानी हवेली से वापस जाते समय जूही ने जुमा के ठंडे चेहरे को देखा और जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। तुम बिल्कुल अपने कमबख्त पिता की तरह हो, एक बेवकूफ़ जो कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुमसे क्या करने की उम्मीद की थी? तुम इतने छोटे से मामले को भी नहीं संभाल सकीं। जुमा अभी भी खुद को रोक नहीं पाईं और जूही पर गुस्सा हो गईं। उन्होंने जूही को बहुत ज़्यादा पैम्पर दुलार किया था, यहाँ तक कि वह चीज़ें करते समय अपने दिमाग का उपयोग भी नहीं कर सकती थी। सर्वेलांस कैमरा का तो जिक्र ही नहीं। कुत्ते को बाहर निकालते समय भी वह पकड़ी गई। अगर यह मूर्खता नहीं थी तो क्या थी? जूही पहले ही रोने लगी थी। मुझे माफ़ करना माँ, मुझे नहीं पता था कि तीसरा भाई उसके साथ क्यों था और वह कुत्ते को ट्रेनिंग कंट्रोल करना भी जानती है। जुमा ने गहरी सांस ली और अपनी सांस को शांत होने का इंतज़ार किया इससे पहले कि उन्होंने कहा, मैं बहुत लापरवाह थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीना मलिक ने जिस छोटी कमबख्त को गोद लिया था वह इतनी स्मार्ट होगी। जुमा ने अभी अभी जो हुआ था उसे याद किया और कुछ पछतावे के साथ कहा, मैं एक कदम पीछे थी। ये देखकर कि उसकी माँ का भाव थोड़ा नर्म हो गया था, जूही ने झिझकते हुए पूछा, तो क्या मुझे अभी भी दादी की सज़ा का पालन करने की ज़रूरत है? आखिरकार वह उसकी इकलौती बेटी थी, इसलिए जुमा के लिए उसे दुलारने का कोई कारण नहीं था। एक लंबी आह भरकर उन्होंने आलस्य से कहा, मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी दादी इस बार तुमसे नाराज़ हैं। तुम्हें अपनी सज़ा स्वीकार करने में और ज़्यादा गंभीर होना होगा। बाकी के लिए घर पर तुम्हारी परवाह कौन करेगा? जूही जुमा की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। ये बहुत अच्छा है, मैं घर पर रहना और कुछ नहीं करना नहीं चाहती। माँ, आप मेरी 3 महीने की पॉकेट मनी नहीं काटेंगी, है ना? जुमा ने जूही का चेहरा चुटकी ली और प्यार से कहा, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को नहीं छूऊंगी, लेकिन तुम्हें कम से कम अगले कुछ महीनों तक सही से व्यवहार करना होगा। अपनी दादी को फिर से नाराज़ मत करना, समझे? जूही ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। उसने मन ही मन सोचा, जैसा कि अपेक्षित था, माँ मुझे दोष नहीं देंगी। दादी भी शायद ऐसा नहीं करेंगी। वह उससे बहुत प्यार करती थीं। उन्हें सबके सामने ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने खुद को दिलासा दिया, जूही को बहुत बेहतर महसूस हुआ। ह्यूमिलिएशन, अपमान जो उसने आज ज़ारा के हाथों सहा था, वह भविष्य में ज़ारा को 100 गुना वापस करेगी। उसने कसम खाए। ज़ारा का मलिक परिवार की वंशावली में प्रवेश तय हो गया था। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो ज़ारा का एडमिशन दाखिला था। जोरावर मलिक ने लीना मलिक से सुना था कि ज़ारा को देश के कई फेमस प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालयों से एडमिशन लेटर दाखिला पत्र मिले थे। वह स्वाभाविक रूप से खुश था कि उसकी बेटी इतनी उत्कृष्ट थी, लेकिन स्कूल का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए जब जोरावर मलिक घर पहुंचे तो उन्होंने ज़ारा को उसके स्टडी रूम अध्ययन कक्ष में बुलाया ताकि उसकी राय जान सकें। स्टडी रूम में सोफा पर बैठे जोरावर मलिक ने ज़ारा के लिए एक चाय का कप डाला और फिर पूछा, तुमने कोई स्कूल चुना है?
अगर तुम सच में फैसला नहीं कर पा रही हो तो मैं तुम्हारी एनालाइज विश्लेषण करने में मदद कर सकता हूं ताकि तुम्हारे पास एक रेफरेंस संदर्भ हो। ज़ारा ने जोरावर मलिक से चाय ली और एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि उसने कहा, मैं सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। जोरावर मलिक ने हल्के से सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की, सेंट कैपिटल बुरा नहीं है। तुम्हारे दूसरे और तीसरे भाई दोनों ने इसी स्कूल से ग्रेजुएशन स्नातक किया है। अगर तुम इस साल जाती हो तो तुम्हारा तीसरा भाई अभी भी तुम्हारा ध्यान रख सकता है। जोरावर मलिक को कुछ याद आया और उन्होंने चिंता से कहा, जूही भी इसी स्कूल में है। अगर वह अब तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है तो ये गारंटी देना मुश्किल है कि वह भविष्य में और बुरा नहीं करेगी। तुम्हें उससे ज़्यादा सावधान रहना होगा, समझे? ज़ारा ने जोरावर मलिक को देखा और आज्ञाकारी ढंग से मुस्कुराए। मुझे पता है पिता, क्या मेरे पास अभी भी तीसरा भाई नहीं है? चिंता मत करो। हालांकि जोरावर मलिक को अभी भी ज़ारा के बारे में चिंता थी। इस घटना के बाद वह बता सकते थे कि ज़ारा की बुद्धिमत्ता के साथ जो लोग उसके लिए चीज़ें मुश्किल बनाना चाहते थे उन्हें उससे कोई प्रॉमिसिंग लाभदायक चीज़ नहीं मिलेगी। बेशक ज़ारा जानती थी कि जूही सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में थी। केवल जूही ही नहीं बल्कि अनय और येशिन भी वहाँ थे। उसके इतने सारे दुश्मन वहाँ थे, वह उनसे कैसे बच सकती थी? पहल करना उसकी स्टाइल थी। पिता और बेटी ने स्टडी रूम में बहुत देर तक बात की। जैसे ही ज़ारा जाने वाली थी, जोरावर मलिक ने उसे रोक दिया। उसे अभी भी शतरंज के उस खेल की याद थी जिस पर वे पहले सहमत हुए थे। 1 घंटे बाद ज़ारा स्टडी रूम से चली गई। चेस बोर्ड शतरंज की बिसात के पीछे बैठे जोरावर मलिक ने अपने दाहिने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। उनकी त्योरियां हल्की सी चढ़ी हुई थीं क्योंकि वह अपने सामने के खेल को देख रहे थे। वह आत्मसंदेह की स्थिति में थे। क्या ज़ारा का मतलब ये था जब उसने कहा था कि वह केवल थोड़ा सा जानती है? उनकी प्यारी बेटी ने ठीक से खेलने के उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इसने उन्हें इतना डरा दिया था कि वह अपनी क्षमता पर संदेह करने लगे थे। उसके स्किल के लेवल के साथ वह शायद भारत में गो टूर्नामेंट में भी भाग ले सकती थी। मीन एना कॉर्पोरेशन। मोहित जोरावर मलिक के सामने बैठा था और अपने ऊपर के एम्प्लॉय कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रोजेक्ट प्रपोजल परियोजना प्रस्ताव को ध्यान से सुन रहा था। मो कॉर्पोरेशन और मीन एना का सहयोग करने का इरादा हो गया था और अगला स्टेप कदम प्रोजेक्ट को और विस्तार से आगे बढ़ाना था। मैक्स ने मोहित पर एक नज़र डाली। अगर मोहित आज की मीटिंग बैठक में व्यक्तिगत रूप से अटेंड शामिल नहीं होता तो भी ठीक होता। उनके पास इंचार्ज प्रभारी संबंधित व्यक्ति थे। मैक्स, जिसने पहले ही अपने युवा मालिक के सच्चे उद्देश्य का अनुमान लगा लिया था, बल्कि अवाक था। युवा मालिक मोहित ज़ारा के स्नैक नाश्ते के पीछे थे। मीटिंग समाप्त होने के बाद मोहित को जोरावर मलिक के ऑफिस में आमंत्रित किया गया। जोरावर मलिक एक चतुर व्यक्ति थे। वह मोहित के स्पष्ट इरादों को कैसे नहीं समझ सकते थे। उसे अपनी प्यारी बेटी के लिए कुछ भावनाएं जरूर थीं। उसके पिता जोरावर मलिक ने ज़ारा की बुद्धिमत्ता के बारे में सोचा और फैसला किया कि वह उसके परसुएट पीछा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर मोहित जानता कि जोरावर मलिक अभी क्या सोच रहे थे तो शायद उन्हें यह विशेष रूप से दिलचस्प लगेगा। वह इस महिला के बारे में बहुत क्यूरियस उत्सुक थे, लेकिन यह उस बिंदु से बहुत दूर था जहां वह उसका पीछा करना चाहते थे। ज़ारा कोई सरल व्यक्ति नहीं थी। वह एक ब्लाइंड बॉक्स की तरह थी। ये कभी नहीं जानती थी कि जब कोई अगली फ्लोर पर पहुंचेगा तो उसे किस तरह का आश्चर्य मिलेगा। मैं कुछ दिनों में घर पर एक पार्टी दावत आयोजित करने की योजना बना रहा हूं। प्रेसिडेंट अध्यक्ष जोरावर मलिक, आपको और आपकी पत्नी को जरूर आना चाहिए। मोहित ने पानी का एक घूंट लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। मोहित का निमंत्रण सुनकर जोरावर मलिक थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है प्रेसिडेंट मोहित, मैं सम्मानित हूँ। मो फैमिली जैसे टॉप नॉच सर्वश्रेष्ठ परिवार द्वारा आयोजित एक बैंक्वेट भोज में एक अत्यधिक उच्च थ्रेशोल्ड दहलीज होता था। सभी साधारण धनी परिवार इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। धनी परिवारों के बीच विभिन्न गैदरिंग्स, सभाएं, एक वैनिटी फेयर, दिखावे का बाजार और एक बिजनेस फील्ड, व्यावसायिक क्षेत्र थीं। रात के खाने के बाद ज़ारा लिविंग रूम में जोरावर मलिक और लीना मलिक के साथ चाय पी रही थी। जब जोरावर मलिक ने जिक्र किया कि वह कुछ दिनों में मो फैमिली की पार्टी में शामिल होंगी तो ज़ारा ने उन्हें एक उलझन भरे भाव के साथ देखा और पूछा, पिता, क्या आपका मतलब है कि मुझे भी इस बिजनेस गैदरिंग में जाना होगा? हाँ, जोरावर मलिक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जो लोग इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं वे सकल समूह में सभी फेमस और धनी हैं। ऐसे इवेंट्स आयोजनों में ज़्यादा बार दिखाई देने में कोई बुराई नहीं है। ज़ारा स्वाभाविक रूप से जोरावर मलिक के इरादों को समझ गई। वह उसे मलिक परिवार की एकमात्र बेटी के रूप में दुनिया से इंट्रोड्यूस परिचय कराना चाहते थे। लेकिन मो फैमिली हवेली मोहित का इलाका था। मोहित के सामने उसने 2 डिस्गाइज भेष का इस्तेमाल किया था। अगर वह उसके करीब आती तो उसे हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे वह भेड़िया के मुंह में भेड़ है। ज़ारा ने अपने दिमाग में अजीब फीलिंग भावना को झटक दिया।
उसने ऊपर देखा और जोरावर मलिक को सिर हिलाया। वह आज्ञाकारी ढंग से मुस्कुराए और कहा, मैं समझती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं पिता। हम साथ चलेंगे। ये सुनकर लीना मलिक ने ताली बजाई और उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा है। मैं ज़ारा के लिए एक गाउन पोशाक तैयार करूंगी। ज़ारा ने लीना मलिक का उत्सुक और उत्साहित भाव देखा और लाचारी से मुस्कुराए। उसकी माँ को उसे सजाने संवारने का एक असाधारण पैशन जुनून लगता था। लीना मलिक ने बड़े चाव से ज़ारा को देखा। किस लड़की को गुड़िया का खेल खेलना पसंद नहीं होता। आखिरकार उसके सामने की ज़ारा वास्तविक जीवन में एक बहुत अच्छी गुड़िया थी। ज़ारा बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर थी। अगर वह ठीक से तैयार होती तो घर के पुरुष चकित रह जाते। डिंगचेंग जिला लानलिंग ने कपड़े टांगने वाले रैक पर लटके ड्रेसेस को देखा और असंतोष में सिर हिलाया। फैशन डिजाइनर ने उनसे फुसफुसाकर कहा, मिस लान, आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया क्या? कुछ और है? लानलिंग ने शांति से पूछा। उसने इस बार मो फैमिली की गैदरिंग के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसे और ज़्यादा उत्तम और सही कपड़ों की ज़रूरत थी। डिज़ाइनर अपने दिल में समझ गई और लानलिंग को देखकर मुस्कुराई। मिस लान, कृपया इधर आइए। जैसे ही वह बोली, उसने लानलिंग को ड्रेसेस की एक और पंक्ति के सामने ले गई और इंडिगो गहरे नीले रंग के लंबे ड्रेस की ओर इशारा किया। फिर उसने पूछा, इस सेट जोड़ी के बारे में क्या ख्याल है? लानलिंग की आंखें अचानक चमक उठीं। इस ड्रेस की स्टाइल और डिज़ाइन बहुत नया था। इसमें सेक्सीनेस, आकर्षण की कोई कमी नहीं थी और सेक्सीनेस में एक रहस्यमय उदासी थी। लानलिंग ने तुरंत सोचा कि यह वही है। बदलने के बाद लानलिंग ने फुल लेंथ मिरर पूरे आकार के शीशे में खुद को देखा और सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराए। आपके जज के कपड़े हमेशा ब्यूटीफुल सुंदर रहे हैं। डिज़ाइनर मुस्कुराए और कहा, ब्यूटीफुल कपड़े ब्यूटीफुल लोगों के पूरक होते हैं। इसे एक दूसरे की तारीफ करना कहते हैं। कितना मीठा मुंह है, मैं इसे लूंगी। कमर के आसपास के एरिया क्षेत्र को बदलने में मेरी मदद करो। लानलिंग मुस्कुराए और खुशी से कहा, किस महिला को तारीफ किया जाना पसंद नहीं है? जज के डिज़ाइनर के जाने के बाद लानलिंग ने अपना हैंडबैग बटुआ खोला और एक रंगहीन पारदर्शी छोटी बॉटल शीशी निकाली। उसने अंदर के लिक्विड तरल को हिलाया और खुद से कहा, बड़े भाई मोहित, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे बहुत ज़्यादा दोष देंगे। मो फैमिली की कॉकटेल पार्टी निर्धारित समय पर आयोजित की गई। चाचा मोहित पार्टी के सभी भोजन और पेय के प्रभारी थे, जबकि मोहित कुछ फॉर्मेलिटीज़ औपचारिकताएं के प्रभारी थे। वह इन 2 दिनों में इतने व्यस्त थे कि उनके पैर ज़मीन को भी नहीं छू रहे थे। लीना मलिक ने जोरावर मलिक का हाथ पकड़ा और शान से अंदर चली गईं। उनके पीछे उनका सबसे छोटा बेटा वीर मलिक और ज़ारा थी, जिसने उसकी बाँह पकड़ी हुई थी। मैक्स ने उन्हें एक नज़र में देखा। वह मुड़ा और अंदर के रूम कमरे में गया और हॉल में बैठे मोहित से सम्मानपूर्वक कहा, प्रेसिडेंट जोरावर मलिक का परिवार आ गया है। मोहित ने सिर हिलाया जैसे ही वह उन्हें स्वागत करने के लिए अपनी व्हीलचेयर से धीरे धीरे बाहर निकले। जब उन्होंने जोरावर मलिक को देखा तो उन्होंने अनजाने में ज़ारा की आकृति की तलाश की। ज़ारा ने आज एक लाल गाउन पहना था। रंग बहुत चमकदार था और उसकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन गाउन के डिज़ाइन ने इस समस्या को छुपा दिया। मुख्य डिज़ाइनर जज का काम पहले कभी पलटा नहीं गया था। ज़ारा के चेहरे के फीचर्स नैन नक्श उत्तम थे और उसकी भान और आंखों के बीच चाम आकर्षण का एक संकेत था। आज का मेकअप भी बहुत उत्तम था, जिसने उसके सही और दोषरहित चेहरे को और भी ब्यूटीफुल बना दिया। वह एक ऐसी डेमोनेस राक्षसी की तरह थी जो किसी देश और उसके लोगों पर आपदा ला सकती थी। इस तरह की भड़कीली ब्यूटी ने लोगों को एक नज़र के बाद उससे अपनी आंखें हटाने में असमर्थ बना दिया। मोहित ज़ारा से इतना मैसमराइज्ड मंत्रमुग्ध था कि वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। वह जोरावर मलिक का हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा और लीना मलिक को शिष्टाचारपूर्वक सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने अपनी नज़र ज़ारा पर वापस कर दी। उसकी गहरी आंखों में पूरे स्टार्स सितारों का सागर समाया हुआ लग रहा था, जैसे उसके चेहरे पर एक प्रशंसनीय स्माइल मुस्कान दिखाई दी। उसने ईमानदारी से उसकी तारीफ की, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल हो। ज़ारा मुस्कुराए और धीरे से कहा, धन्यवाद। लीना मलिक ने अपने पति को एक स्मग लुक, संतुष्टि भरा भाव दिया। देखो देखो, हमारी प्यारी बेटी कितनी आई कैचिंग आकर्षक है। जोरावर मलिक ने अपनी आंखों में एक स्माइल के साथ उसे देखा और प्यार से उसका हाथ थपथपाया। उनकी आंखों में सबसे ब्यूटीफुल और आई कैचिंग व्यक्ति लीना मलिक थीं। मोहित और जोरावर मलिक ने कुछ खुशनुमा बातें की इससे पहले कि मैक्स ने उसे बुला लिया। जैसे ही ज़ारा ने मोहित को जाते हुए देखा, उसने राहत की सांस ली। वह लगभग मोहित की नज़र का सामना नहीं कर पाए। क्या यह आदमी नहीं जानता था कि उसकी आंखें कितनी गहरी थीं? जब उसने ज़ारा को देखा तो ऐसा लगा जैसे ज़ारा वह महिला थी जिससे वह कई सालों से प्यार करता था। ज़ारा ने उस दिशा में देखा जहां मोहित गए थे। उसे अभी भी लगा कि उस आदमी की गेज नज़र थोड़ी अजीब थी। वीर मलिक ने ज़ारा के भाव को देखा और पूछा, तुम क्यों डेज चक्कर में हो? क्या तुम्हारी आत्मा चुरा ली गई है?
जैसे ही वह बोला, उसने मुस्कुराया और भीड़ में मोहित की दिशा में अपने होठों को घुमाया। ज़ारा ने वीर मलिक के सुंदर चेहरे को देखा। बस यही, उसका अच्छा तीसरा भाई अभी भी सोच रहा था कि उसे मोहित पर क्रश मोह है। उसने वीर मलिक से धीमी आवाज में कहा, मैं उसे पसंद नहीं करती, बकवास मत करो। वीर मलिक ने उसके छोटे चेहरे को चुटकी ली, उसकी आंखें मुस्कान से भरी थीं। तुम क्यों शर्मा रही हो? बड़े भाई को सच बताओ। बड़ा भाई तुम्हें उसे परसूप हासिल करने में मदद करेगा और तुम्हें इसे सीक्रेट गुप्त रखने में भी मदद करेगा। ज़ारा ने धीरे से अपने तीसरे भाई के हाथ को दूर धकेला और दांत पीस कर कहा, मैंने अभी अभी जो कहा वह सच था। ज़ारा को पता नहीं था कि उसके और वीर मलिक के बीच हुई यह अंतरंग बातचीत एक निश्चित आदमी द्वारा कंप्लीटली पूरी तरह से देखी गई थी। मोहित ने उन्हें 2 मीटर की दूरी से देखा। उसने अपना सिर उठाया और अपने गिलास में बची वाइन शराब खत्म कर दी। मैक्स ने इसे देखा और चिंतित होकर याद दिलाने के लिए झुक गया, युवा मालिक, आपने बहुत तेजी से पी लिया। ठीक है, मेरी अल्कोहल टॉलरेंस, शराब सहने की क्षमता इतनी खराब नहीं है, मोहित ने कहा जैसे ही उसने फिर से ज़ारा की दिशा में देखा। जब पार्टी शुरू होने वाली थी, लान लिंग वेन्यू स्थान पर आए। वह आज बहुत ब्यूटीफुल थी। पार्टी में उसकी और कई आंखें थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार अभी भी लाल रंग में वह सुंदर आकृति थी। लान लिंग में मोहित के आसपास की सुंदर महिलाओं के प्रति एक अवचेतन शत्रुता थी। इस सोशल ओकेजन, सामाजिक अवसर पर इतनी सुंदर महिला का तो जिक्र ही नहीं। ज़ारा को देखकर लान लिंग धीरे धीरे शैंपेन शराब का एक ग्लास हाथ में लेकर मोहित की ओर चली गई। जब वह मोहित के पास पहुंची तो उसका शरीर डगमगाया। ये निर्विवाद था कि लान लिंग का ड्रेस आज अच्छी तरह से चुना गया था और उसके टेम्परामेंट स्वभाव के अनुकूल था। ज़ारा की गेज लान लिंग पर ड्रेस से आकर्षित हुई। ये ड्रेस वही थी जिससे वह कुछ समय पहले प्राप्त डिज़ाइन ड्राफ्ट में सबसे ज़्यादा संतुष्ट थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे इतनी जल्दी पहनेगा। मोहित के पास चलने के बाद लान लिंग के मुंह के कोने पर एक कोमल स्माइल लटकी हुई थी। उसने उसे पुकारा, बड़े भाई मोहित, क्या मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक ले सकती हूँ? मोहित ने केवल उदासीनता से उसे देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। लान लिंग मोहित के दाहिनी ओर खड़ी थी। जब एक वेटर सेवक अचानक उसके पास से गुजरा तो वह अचानक धीरे से चिल्लाए और जैसे ही वह स्थिर हुई, मोहित की बाहों में गिर गई। उसके हाथ में शैंपेन भी मोहित के कॉलर पर फैल गई। उसने घबराकर मोहित के कॉलर को अपने हाथ से पोंछा और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ करना भाई मोहित, मेरा मतलब नहीं था। उसके मुझे छूने के बाद मैंने अपना बैलेंस संतुलन खो दिया। वेटर सामने के दृश्य को देखकर हैरान रह गया। उसने कसम खाई कि उसने इस युवा महिला को नहीं छुआ था। हालांकि लान लिंग ने उसकी परवाह नहीं की। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और सभी गलतियों को उस पर डाल दिया। मैक्स जल्दी से लान लिंग की मदद करने के लिए आगे आया। लान लिंग धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी हाई हील्स बहुत ऊंची थी, इसलिए जब वह खड़ी हुई तो थोड़ी अजीब लग रही थी। अचानक हुई स्थिति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। वीर मलिक की आंखें चमक उठीं। देखने के लिए एक शो होने वाला था। उसने ज़ारा का हाथ खींचा और आगे बढ़ा। ज़ारा इसके लिए तैयार नहीं थी और उसके खींचने पर लगभग गिर गई। फील्ड में लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर मैक्स ने झुककर मोहित से पूछा, युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ऊपर धकेल दूं? मोहित ने अपनी छाती को घृणा से देखा, फिर लान लिंग की ओर देखा। लान लिंग का चेहरा शर्म से लाल था और वह उनकी ओर झुककर माफ़ी मांगे बिना नहीं रह सकी, मुझे माफ़ करना भाई मोहित। मोहित को केवल चिढ़ महसूस हुई और उसने उसे दूर कर दिया। क्या वह उसे दोष दे सकता था? उसने मैक्स को इशारा किया कि वह आगे आए और व्हीलचेयर को धकेले। उसे जल्दी से कपड़े बदलने पड़े। उसने अपने आसपास के लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी दुर्घटना। मैं ऊपर जाकर कपड़े बदलूंगा। आप सभी कृपया जैसा आप चाहें वैसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जैसे ही मोहित ने बोलना समाप्त किया, वह ज़ारा को देखकर मुस्कुराना नहीं भूला जो उसकी ओर चल रही थी। ज़ारा, जैसे ही मोहित उसके पास से गुजरा, ज़ारा ने अचानक एक बहुत ही अजीब गंध पकड़ी। गंध अल्कोहल की गंध से ढकी हुई थी और विशेष रूप से फीकी थी। हालांकि ज़ारा सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों से निपटने की आदी थी, इसलिए उसकी गंध की भावना असाधारण थी। ज़ारा ने मोहित के आधे गीले कपड़ों को देखा जिससे उसे घृणा हो गई थी। वह गंध वहीं से आ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी। वह जानती थी कि यह गंध क्या थी। ये एक ड्रंकन ड्रीम फ्रेगरेंस सुगंध थी। क्या मोहित को किसी ने धोखा दिया है? अन्यथा कोई उस पर ऐसी मोहक फ्रेगरेंस क्यों डालेगा? ज़ारा ने त्योरियां चढ़ाकर सोचा। ड्रंकन ड्रीम उन ड्रग्स में से एक थी जिसे फार्मासिस्ट बनाने से सबसे ज़्यादा डिस्डेन घृणा करते थे। एक नियमित फार्मासिस्ट इस तरह की बुरी चीज़ के प्रति अपमानजनक होगा। केवल कुछ बुरे इरादों वाले लोग ही इस तरह की चीज़ का उपयोग धन जमा करने या एक अनकहे उद्देश्य को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे।
और वह व्यक्ति जिसने मोहित के लिए वाइन डाली थी वह अल्टीरियर मोटिव गुप्त इरादों वाला व्यक्ति था। ज़ारा ने मोहित को देखा जिसे मैक्स द्वारा दूर धकेला जा रहा था और नीली आकृति को देखा जो उनके पीछे चल रही थी। उसकी त्योरियां हल्की सी चढ़ी हुई थीं और वह एक डिलेमा दुविधा में लग रही थी। ज़ारा को एक सहज ज्ञान था कि यह एक तमाशा होगा। हालांकि थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद भी उसने उनके पीछे जाने और ये देखने का फैसला किया कि क्या वह मदद करने के लिए कुछ कर सकती है। शायद वह मोहित पर एक एहसान भी कर सकती थी। वह ये भी जानना चाहती थी कि दूसरे पक्ष ने ड्रंकन ड्रीम कैसे प्राप्त किया था। जब मोहित को मैक्स द्वारा ऊपर धकेला जा रहा था तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने शरीर पर जलती हुई गर्मी का विरोध किया और धीमी आवाज में आदेश दिया, फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। जब मैक्स ने मोहित की बातें सुनी तो वह कंफ्यूज्ड भ्रमित था। हालांकि जब उसने मोहित के माथे पर पसीना और उसका चेहरा देखा जो पहले से ही लाल हो गया था तो उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और जवाब दिया, हाँ युवा मालिक। जैसे ही मैक्स बोला उसने अपने कान के पीछे छोटे कम्युनिकेटर को दबाया और माइक्रोफोन में किसी को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैक्स को एक बुरा एहसास हुआ। पहली फ्लोर पर जाओ और किसी को ढूंढो, मोहित ने आदेश दिया क्योंकि उसने मैक्स के भाव में बदलाव देखा था। मोहित वर्तमान में दवा के प्रभाव में था और उसका दिमाग बहुत स्पष्ट नहीं था। उन्होंने मामले की गंभीरता को पूरी तरह से महसूस नहीं किया और केवल मैक्स को डॉक्टर लाने के लिए कहा। उन्हें लगा जैसे चींटियां और कीड़े उन्हें काट रहे हैं। उनका निचला शरीर असामान्य रूप से गर्म था और उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स बढ़ रहे थे। मैक्स ने समय का अनुमान लगाया। अगर वह पर्याप्त तेज होता तो वह लगभग 2 मिनट में वापस आ जाता। मोहित दूसरी फ्लोर पर अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए। ये सोचते हुए मैक्स सहमत हो गया, फिर मुड़ा और रूम से बाहर निकल गया। वह इतना चिंतित था कि उसने कैरेज गलियारे के बाहर छिपी किसी को नोटिस नहीं किया। लानलिंग ने मैक्स की पीठ को भागते हुए देखा। उसने सिग्नल जैमर संकेत अवरोधक पकड़ा और एक पल में रूम में प्रवेश किया। इस समय मोहित कमरे में बैठा था, अपनी सेक्सी गर्दन को हल्के से हिला रहा था। उन्होंने गर्मी को सहन करने में असमर्थ होकर पहले ही अपनी टाई गलाबंद ढीली कर दी थी। उनकी पतली उंगलियों ने लापरवाही से अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। यह एक सरल और प्राकृतिक कार्य था, लेकिन जब मोहित ने इसे किया तो इसमें एक अनजाने में लेकिन घातक टेम्पटेशन लुभाना था। लानलिंग की नर्व्स तंत्रिकाएं तनाव में थीं क्योंकि उसने दृश्य को देखा। वह जानती थी कि मोहित एक बहुत चार्मिंग और सेक्सी आदमी था, खासकर उनकी फीनिक्स आंखें जो आमतौर पर ठंडी और उदासीन होती थीं। जब उन्होंने अजीब भावनाओं के साथ देखा तो लानलिंग को लगा कि वह जादू कर चुकी है और इस जादू का नाम मोहित था। लानलिंग मोहित की ओर झुकी और झिझकते हुए पूछा, भाई मोहित, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? मोहित की बची हुई राशनैलिटी तर्कसंगतता ने उन्हें बताया कि उन्हें इस घृणित महिला को बाहर फेंकना होगा। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। मोहित की भयंकर आवाज़ बहुत इंटिमिडेटिंग, भयभीत करने वाली थी। अगर यह कोई और होता तो वे पहले ही कांपना शुरू कर देते। हालांकि लानलिंग आज मोहित को जीतने के लिए दृढ़ थी। उसे आज मोहित के साथ वह करना था जो करने की ज़रूरत थी और उनके अस्पष्ट रिश्ते की पुष्टि करनी थी। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह आधिकारिक तौर पर जनता के सामने उनके रिश्ते की घोषणा करने का अपॉर्चुनिटी ले सके ताकि मोहित इससे इनकार न कर सके। लानलिंग उस सही स्थिति से कंफ्यूज्ड हो गई थी जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने मोहित के पास जाने की हिम्मत की और अपनी गीली, मोहक आंखों से मोहित को देखा। उसने धीरे से कहा, भाई मोहित, तुम नशे में हो। मुझे कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद करने दो। जैसे ही वह बोली उसने मोहित को कपड़े उतारने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मोहित ने उसे दूर धकेल दिया। जागते रहने के लिए वह अभी अपनी जीभ को कसकर काट रहा था। टेनिगलिंग पेन, झुंझुनी दर्द ने उन्हें थोड़े समय के लिए होश में आने दिया। उसने लानलिंग पर चिल्लाया, दफा हो जाओ। क्या तुम मरना चाहती हो? मुझसे दूर रहो। हालांकि लानलिंग बिल्कुल भी नहीं हिल पाए। उसने धीरे से उस हाथ को छुआ जिसे मोहित ने दूर कर दिया था और उसकी आंखों में रोशनी और ज्यादा दृढ़ हो गई। वह मोहित के कान के पास गई और एक इंट्रिगिंग और एम्बिगुअस संदिग्ध आवाज में कहा, मुझे क्यों लगता है कि भाई मोहित को अब मेरी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें बहुत कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस होगा। जैसे ही लानलिंग ने यह कहा वह मोहित को चूमने के लिए झुकी। मोहित उसके शरीर की गंध से अभिभूत हो गया और अपनी आखिरी थोड़ी सी राशनैलिटी खो बैठा। वह सुन्न होकर वहां बैठ गया और नहीं जानता था कि कैसे चकमा दे। दरवाज़ा ठीक उसी समय खुला जब लानलिंग मोहित के होंठों के कोने को छूने वाली थी। ऑल पर्पज मैग्नेटिक कार्ड पकड़े हुए ज़ारा ने दरवाज़ा खोल दिया और एक इतना एक्साइटिंग, रोमांचक दृश्य देखा। हालांकि वह हैरान नहीं लग रही थी। उसके मुंह के कोने भी मुस्कुराए क्योंकि उसने मुस्कान के साथ कहा, यह रिग्रेटेबल, अफसोसजनक है। क्या मैंने इस लेडी महिला के अच्छे समय में बाधा डाली? मैक्स कहाँ है?
मैंने अभी उसे प्रेसिडेंट मोहित के साथ ऊपर आते देखा था। अब तुम दोनों ही क्यों हो? लानलिंग की हरकतें रुक गईं। उसने उस सुंदर महिला को देखा जिसने उसकी प्लान को बर्बाद कर दिया था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी लोगों को जमा देने के लिए काफ़ी थी। ये कमबख्त, दफ़ा हो जाओ, लानलिंग ने ठंडे तरीके से कहा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने काम से काम रखो। ये बड़े भाई मोहित का रूम है। क्या तुम जबरदस्ती घुसकर मरना चाहती हो? लानलिंग के तेज शब्दों और गुस्से की तुलना में ज़ारा का भाव शांत और ज़्यादा आरामदायक था। ये बताना आसान था कि गिल्टी कॉन्शियंस दोषी अंतरात्मा वाला व्यक्ति कौन था। ज़ारा धीरे से हंसी। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें अपना ड्रंकन ड्रीम कहाँ से मिला तो मैं मर्सीफुल दयालु हो सकती हूँ और तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ज़ारा ने अपनी शानदार ड्रेस उठाए और लानलिंग के पास पहुंची। हालांकि उसके मुंह के कोने ऊपर उठे हुए थे, उसकी सुंदर आंखों में कोई दया नहीं थी। आज के मामले में वह हस्तक्षेप करने वाली थी। जब ज़ारा के मुंह से ड्रंकन ड्रीम का नाम सुना तो लानलिंग घबरा गई। चुप रहो। कौन सा ड्रंकन ड्रीम? मैं नहीं समझती। अभी यहाँ से बाहर निकलो। लानलिंग के बोलने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और ज़ारा को धकेलना चाहा। स्थिति आपातकालीन थी और समय की कमी थी। अगर वह मोहित के कपड़े नहीं उतारती और उसे बेड बिस्तर पर नहीं भेजती तो मैक्स थोड़ी देर में अपने लोगों के साथ वापस आ जाएगा और उसकी आज की प्लान एक पूरी विफलता होगी। वह विफलता के परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए लानलिंग को इस अचानक वेरिएबल चर को जल्दी से हल करने की ज़रूरत थी। मोहित अब लानलिंग और ज़ारा की बहस के बीच अंतर नहीं कर सकते थे। उनका सुंदर चेहरा खुले और मोहक लस्ट वासना से भरा था। भारी सांस लेना और असहनीय हाँफने की आवाज़ें सीन में मौजूद एकमात्र दो महिलाओं के कान के पर्दे से टकरा रही थीं, जिससे उनका खून अजीब तरह से उबल रहा था। ज़ारा अनजाने में वापस मोहित को देखने के लिए मुड़ी। मोहित की स्थिति को समझने के बाद ज़ारा दंग रह गई। उसने लानलिंग को देखा और पूछा, तुमने उस पर कितना उपयोग किया? क्या तुम मोहित को असासिनेट हत्या करने की कोशिश कर रही हो? लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। ज़ारा ने लानलिंग को देखा और अपना वाक्य पूरा नहीं किया। लानलिंग भी दंग रह गई। वह ये नहीं समझ पाई कि ज़ारा का क्या मतलब था। बॉस, मोहित की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा दवा लेने के बाद जहर विषाक्तता का संकेत है। ज़ारा ने त्योरियां चढ़ाईं और समझाया जब उसने देखा कि यह महिला उसे समझ नहीं पा रही थी। लानलिंग फार्माकोलॉजी में इन चीज़ों को नहीं समझती थी। वह केवल जानती थी कि उसने वही किया जो विक्रेता ने कहा था। फिर भी इफेक्ट प्रभाव को गलत होने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर 2 मिलीलीटर और जोड़ दिया था। क्या उसे इस सुंदर महिला की बातों पर विश्वास करना चाहिए? लानलिंग ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसके पास दूसरे पक्ष पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था। कौन जानता था कि इस महिला का उद्देश्य भी उसके जैसा ही था। आखिरकार उसने अनगिनत महिलाओं से निपटा था जिन्होंने मोहित को लुभाने की कोशिश की थी। अब जब उसके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था तो वह इसे जल्दी से जाने नहीं देगी। लानलिंग ने ज़ारा को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, अभी भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा काम नहीं है। जल्दी से इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ज़ारा ने मोहित की इरेगुलर ब्रीदिंग, अनियमित सांस सुनी और लानलिंग पर एक नज़र डाली। उसने लानलिंग को ऐसे देखा जैसे वह एक बेवकूफ़ हो। लानलिंग लगभग पागल हो गई थी। तो जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, ज़ारा ने चुपचाप सोचा। उसी समय उसने लानलिंग के हाथ को चकमा दिया और मोहित की ओर चली गई। ज़ारा आगे बढ़ी और तेज़ी से मोहित के कपड़ों को फाड़ दिया, जो ड्रग्स से सने हुए थे। उसने लानलिंग को ठंडे तरीके से देखा और कहा, या तो पुलिस को बुलाओ या मदद करने के लिए इधर आओ। या तुम उसे मारना चाहती हो? ज़ारा का भाव और आचरण झूठ नहीं बोल रहा था, जिससे लानलिंग खुद पर संदेह करने लगी। क्या उसने उसे बहुत ज़्यादा ड्रग दे दिया था? लानलिंग ने मोहित को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि उसकी स्थिति सही नहीं थी। यह ऐसा नहीं था जैसा सेलर विक्रेता ने कहा था, ये तो बस एक उच्च श्रेणी का एफ्रोडिसियक कामोत्तेजक था। मोहित के चेहरे पर दर्द का भाव था और उसका पूरा शरीर पहले ही लाल और बैंगनी होना शुरू हो गया था। वह अनजाने में खुद को पागलपन की तरह खरोंच रहा था, जैसे वह खुद को जीवित फाड़ देना चाहता हो। वह पागलपन भरा लुक देखकर लानलिंग इतनी डर गई कि वह वहीं जम गई। लानलिंग के परफॉर्मेंस प्रदर्शन को देखकर ज़ारा को अब इस मूर्ख महिला से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वह कोई परेशानी खड़ी न करे तो वह ईश्वर को धन्यवाद देगी। ज़ारा ने मोहित के हाथों को दबा दिया जो इधर उधर घूम रहे थे और बड़ी कोशिश से उसकी शर्ट उतार दी। हालांकि मोहित ने ज़ारा के नियंत्रण के सामने हार मानने से इनकार कर दिया और संघर्ष करना जारी रखा। एक पुरुष और एक महिला के बीच शक्ति का अंतर ज़ारा को उसे थोड़ी देर के लिए दबाने में असमर्थ बना रहा था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, मोहित ने पहले ही उसकी कलाई पकड़ ली थी और अपना दूसरा हाथ उसकी पतली कमर पर दबा दिया था। उसकी धुंधली आंखें लस्ट वासना से भरी थीं।
आदमी की गर्म हथेली ने ज़ारा को झुलसा दिया और वह एक पल के लिए दंग रह गई। क्या मोहित होश में था या नहीं? ज़ारा ने दूसरे पक्ष को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन मोहित के अचानक बड़े हुए चेहरे से चौंक गई। उसने धीरे से कहा, तुम। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने मोहित को अचानक अपनी ठुड्डी उठाते हुए देखा। खतरे की एक सहज भावना ने ज़ारा को जल्दी से पीछे झुकने के लिए मजबूर किया। उसकी पतली और गोरी गर्दन हवा में एक सुंदर चाप में खींच गई। अगले ही पल किस चुंबन सीधे ज़ारा की गर्दन पर पड़ा। यह ज़ारा की त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई का परिणाम था। अगर ये थोड़ा देर से होता तो किस उसकी गर्दन पर नहीं पड़ता। अचानक हुए इस ऑफेंस आक्रमण ने ज़ारा को इस हुलीगन बदमाश को दूर धकेलने की ताकत दी। उसने त्योरियां चढ़ाईं और उस जगह को पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया जहां उसने अभी अभी किस किया था, लेकिन वह उस गर्मी को नहीं पहुंच पाई जो उसने छोड़ दी थी। ज़ारा ने व्हीलचेयर में बैठे उस आदमी को देखा जो अभी भी उसे चोट पहुंचा रहा था। वह उस महिला को मोहित के हाथ को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई नहीं था। ज़ारा का दिल गुस्से से भरा था और उसने गुस्से से डांटा, फक। वह भाग गई। मैं देखना चाहती हूं कि तुम वो फैमिली से पंख लगाकर कैसे उड़कर बाहर निकल सकती हो। मुझे गर्मी लग रही है। मुझे पानी दो। मोहित ने अपनी नींद में बड़बड़ाया, उसका भाव थोड़ा दयनीय लग रहा था। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली। वह इस हुलीगन को यहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि दूसरे विचार पर उसके पिता और मलिक परिवार का बिजनेस अभी भी उस पर निर्भर था, इसलिए उसने अपने दिल की चिंता को दबा दिया। बेशक वह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि इस चिंता में अन्य चीज़ें भी मिली हुई थीं। उसने मोहित की ओर अपना हाथ बढ़ाया। क्या तुम्हें पानी चाहिए? आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। दर्द से पीड़ित मोहित जादू कर चुके लग रहे थे। उन्होंने ज़ारा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह इससे अनजान था, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके दिल की पुकार है। जब मैक्स पहली फ्लोर पर गया तो उसे नीचे फिर से एक इमरजेंसी आपातकाल का सामना करना पड़ा। वह उलझ गया था और बिल्कुल भी दूर नहीं जा सका। जब वह लौटा तो पहले ही 5 मिनट देर हो चुकी थी। मैक्स ने ज़मीन पर बिखरे हुए कपड़े, जूते और मोजे को देखा और उसका दिल अचानक लटक गया। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। जो फैमिली डॉक्टर और नर्स उसके पीछे आए थे, उन्होंने अपने चेहरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन वे पहले ही जान चुके थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने ट्रेल पगचिन का पीछा किया और बाथरूम की दिशा में देखा। वहां पानी की धीमी आवाज़ और एक आदमी की धीमी सांस लेने की आवाज़ थी। मैक्स ने अपने पीछे के लोगों को रुकने का इशारा किया और वह धीरे धीरे पास पहुंचा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और पूछने के लिए दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से खुल गया। मैक्स दंग रह गया और हैरान भाव से पूछा, मिस ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा युवा मालिक कहाँ है? ज़ारा ने मैक्स को देखा, जो देर से आया था, और अपने दिल में शिकायत की। अगर वह और देर से आता तो वह अपनी बुद्धि के अंत पर होती। ज़ारा ने ठंडे तरीके से कहा, क्या डॉक्टर आ गया है? मेडिसिन बॉक्स, दवाइयों का बक्सा इधर लाओ। मैक्स ने अनजाने में सिर हिलाया। फिर ज़ारा के निर्देशों का पालन करते हुए उसने डॉक्टर को बुलाया और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में दृश्य ने अभी अभी अंदर आए 2 लोगों को सदमे में अपना मुंह खुला छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मोहित को विशाल बाथटब में अकेले लेटे हुए देखा, केवल पतले सूट पैंट पहने हुए। उनके बाल पहले ही गीले थे, उनके हैंडसम सुंदर चेहरे पर टपक रहे थे। समय समय पर वह 1 या 2 सांस छोड़ते थे और उनके ऊपरी शरीर की दृढ़ मसल्स, मांसपेशियां पानी के रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब के नीचे और भी सेक्सी और आकर्षक लग रही थीं। मैक्स को लगा कि युवा मालिक को अभी दयनीय स्थिति में होना चाहिए, खासकर जब उन्होंने मलिक परिवार की मिस के सामने खुद का एक ऐसा पहलू उजागर किया जो बहुतों को पता नहीं था। हालांकि युवा मालिक की सेक्सी और जंगली आकृति को देखकर मैक्स को अपनी इन्फीरियॉरिटी कीमता पर थोड़ा शर्म आई। उन्होंने महसूस किया कि उनका युवा मालिक एक पुरुष के रूप में पहले ही सर्वश्रेष्ठ था। इस दुनिया में कौन सा पुरुष ऐसे शर्मनाक क्षण में भी इतना सेक्सी और गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला लग सकता है? मैक्स को एहसास हुआ कि उनके विचार थोड़े अजीब थे। वह वास्तव में युवा मालिक और मिस ज़ारा के बीच क्या होने की उम्मीद कर रहे थे। अपना सिर हिलाते हुए मैक्स को नहीं पता था कि उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए या नहीं कि युवा मालिक अभी भी पैंट पहने हुए थे। ज़ारा मुड़ी और उन 2 लोगों को देखा जो इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले हुए थे। उसने अधीरता से कहा, तुम अभी भी क्या देख रहे हो? क्या तुम दोनों अभी भी उसे बचाना चाहते हो? ज़ारा मुड़ी और डॉक्टर की ओर इशारा किया, इधर आओ। क्या मेडिसिन बॉक्स में कोई सीरम है? जल्दी से उसे एक इंजेक्शन टीका दो। अगर वह इसी तरह भिगोता रहा तो वह बेकार हो जाएगा। जब मैक्स ने 3 शब्द वह बेकार हो जाएगा सुने तो वह अचानक होश में आ गया और उत्सुकता से कहा, चलो जाकर देखते हैं। डॉक्टर को मैक्स ने धकेला और उन्होंने जल्दी से अपने होश संभाले। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा और गॉसिपिंग गपशप के दिल को नियंत्रित किया और मोहित की स्थिति की जांच की।
जबकि दूसरा पक्ष जांच कर रहा था, ज़ारा ने कहा, मिस्टर मोहित को जज द्वारा डिज़ाइन किए गए इंडिगो ड्रेस पहने एक महिला द्वारा ड्रग दिया गया था। डोसेज खुराक बहुत ज़्यादा थी और वह जहर विषाक्त हो गए हैं। उन्हें सीरम का एक शॉट दो और मैं जहर से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कुछ और सुइयां दूंगी। वह ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वह बोली, ज़ारा ने पहले ही मोहित को नीचे दबा दिया था। मोहित की अस्त व्यस्त स्थिति की तुलना में ज़ारा की स्कर्ट केवल थोड़ी गीली थी और उसके बाल हल्के से गंदे थे। हालांकि उसे इस तरह देखते हुए उसमें अभी भी एक तरह की आत्मा को झकझोरने वाली अस्त व्यस्त ब्यूटी थी। डॉक्टर ने जल्दी से फर्स्ट एड किट से सीरम निकाला और बगल से मैक्स को देखा। कम समय में वह ये निर्धारित कर सकते थे कि मोहित को जहर दिया गया था। हालांकि विशिष्ट जहर को निर्धारित करने के लिए अभी भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट, पेशेवर उपकरण की आवश्यकता थी। हालांकि मोहित की वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ये तय कर सके कि इस महिला की बात सुननी है या नहीं। मैक्स ने सिर हिलाया। ज़ारा के पास मोहित को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था। मोहित को ऐसा करने से रोकने के लिए ज़ारा में उत्कृष्ट दूरदर्शिता थी। मोहित इस समय अत्यधिक संवेदनशील थे। ज़ारा का एक साधारण टच स्पर्श भी उन्हें अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर रहा था, सीरम की तो बात ही क्या। अनजाने में मोहित ज़ारा पर बहुत निर्भर थे। मैक्स ने रूम में अतिरिक्त लोगों को बाहर कर दिया, फिर मोहित को बाथरूम से बाहर निकाला और उन्हें बेड पर लिटा दिया। मोहित की स्थिति पहले से बेहतर लग रही थी। मैक्स ज़ारा को देखने के लिए वापस मुड़ा, चुपचाप उनकी अगली चाल पूछ रहा था। ज़ारा ने उसे देखा और डॉक्टर द्वारा लाए गए एक्यूपंक्चर बैग को लिया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग ये पता लगाने के लिए करती कि वह महिला कहाँ गई। जब ज़ारा ने कपड़ों के ब्रांड और रंग का जिक्र किया तो मैक्स के दिल में पहले ही एक जवाब था। लेकिन सावधानी से उन्होंने अभी भी पूछा, मैं मिस ज़ारा पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए क्या मैं मिस ज़ारा से पूछ सकता हूँ कि आपने अभी अभी क्या देखा। ज़ारा अपना अच्छा काम खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने मैक्स को संक्षेप में बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। डॉक्टर को अब अपने बॉस की गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पूरी तरह से ज़ारा के उत्कृष्ट चीनी चिकित्सा कौशल और जिस तरह से वह सुइयों को कुशलता और स्थिरता से इंसर्ट प्रवेशित कर रही थी, उससे आकर्षित थे। उसने अभी अभी मैनेजर मैक्स को उसे मिस ज़ारा कहते सुना था। क्या वह मलिक परिवार की दत्तक बेटी हो सकती थी? भले ही डॉक्टर को इस शकल में कोई हस्ती नहीं माना जाता था, लेकिन उसने मलिक परिवार की दत्तक बेटी के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीनी चिकित्सा में उसकी इतनी उच्च अटेनमेंट्स उपलब्धियां होंगी। क्या वह केवल 16 साल की नहीं थी? ओह माय गॉड, वह एक मेडिकल जीनियस हो सकती थी। जैसे ही ज़ारा मैक्स से बात कर रही थी, इससे उन्हें मोहित को डिटॉक्सिफाइड विश्रण करने के लिए इंजेक्शन देने से नहीं रोका गया। अंतिम एक्यूपंक्चर बिंदु में अंतिम सुई डालने के बाद ज़ारा रुक गई और मैक्स से कहा, जिस महिला के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, वह शायद मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानती। इसीलिए उसने होल्ड बैक नहीं किया। ज़ारा ने मैक्स को एक सार्थक लुक दिया और सब लोग उसका मतलब समझ गए। मोहित के लिए शक्ति हासिल करने की चाहत रखने वाली एक महिला द्वारा लगभग मारा जाना कुछ ऐसा नहीं था जिस पर गर्व किया जाए या प्रचारित किया जाए। हालांकि ड्रंकन ड्रीम का असर तेज था, मैं समय पर इसे सप्रेस दबा सकी। मैंने चांदी की सुइयों से बचे हुए जहर को बाहर निकालने में भी उनकी मदद की। कुछ दिनों के रेस्ट आराम के बाद वह ठीक हो जाने चाहिए। ज़ारा ने कहा जैसे ही उसने एक डिसइंफेक्टेंट पेपर कीटाणुनाशक कागज़ निकाला और ध्यान से अपनी उंगलियां पोंछीं। मैक्स पहले ही अपने अधीनस्थों को लान लिंग को पकड़ने का आदेश दे चुका था। इस समय उसने ज़ारा को देखा जो जाने वाली थी और उत्सुकता से कहा, मिस ज़ारा, आप युवा मालिक के जागने तक इंतज़ार क्यों नहीं करती? उसने अजीब तरह से ज़ारा को देखा। लान लिंग भाग गई थी और उसने अभी तक उसे पकड़ा नहीं था। अगर युवा मालिक जाग गए तो वह इसे समझा नहीं पाएगा। ज़ारा ने एक अजीब भाव के साथ मैक्स को देखा। क्यों? ज़ारा को लगा कि वह बहुत देर तक दूर रही है। अगर वह अब वापस नहीं लौटी तो उसे डर था कि उसका परिवार उसके बारे में चिंतित होगा। लेकिन मैक्स के भाव को देखकर ऐसा लगा कि वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने पूरी कहानी साफ साफ समझा दी थी। अगर वह विश्वास नहीं करता तो दरवाजे पर 2 सर्वेलांस कैमरा लगाए गए थे। जांच करने के बाद उसे पता चल जाएगा कि वह सच कह रही थी। सवाल ने मैक्स के दिल को दबा दिया। वह अपनी ओर से युवा मालिक को समझाने के लिए मिस ज़ारा से पूछने में बहुत शर्मिंदा था। आखिरकार यह उसकी लापरवाही और केयरलेसनेस, असावधानी के कारण हुआ था। ठीक वैसे ही जब ज़ारा ने सोचा कि मैक्स जवाब नहीं देगा और जाने वाली थी, मैक्स ने मोहित की छाती में चांदी की सुई को देखा और उत्सुकता से कहा, मिस ज़ारा, आपने अपनी चांदी की सुइयां नहीं निकाली हैं? ज़ारा ने आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हारे परिवार में डॉक्टर बनना बहुत आसान है। डॉक्टर ने उसके शब्दों में निहित ताने को न सुनने का नाटक किया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
मो फैमिली का ट्रीटमेंट उपचार बहुत अच्छा था और वह वहाँ काम करना जारी रखना चाहता था। मैक्स मूर्खता से मुस्कुराया और समझाया, मिस ज़ारा, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। जब युवा मालिक जागेंगे तो वह तुम्हें समय पर उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे पाएंगे। ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं बस उत्सुक हूँ कि उसने ड्रंकन ड्रीम कैसे खरीदा। अगर तुम लोग जांच नहीं करना चाहते तो मैं खुद करूँगी। जहाँ तक धन्यवाद की बात है उसे भूल जाओ। जैसे ही ज़ारा बोली, उसने अपनी स्कर्ट उठाए और चली गई। मैक्स अब उसे रोक नहीं पाया और केवल सम्मानपूर्वक उसे जाते हुए देख सका। उसे लगा कि ज़ारा और लान लिंग उसके दिल में दो अलग अलग लोग थे। अगर लान लिंग ने उनके युवा मालिक को बचाया होता तो वह शायद उनकी नाक का फ़ायदा उठाती और आसमान पर चढ़ जाती, जिसका लक्ष्य मो फैमिली की युवा मैडम की पोजीशन स्थिति होती। तो ये बहुत तर्कसंगत था कि उनके युवा मालिक लान लिंग को पसंद नहीं करते थे। मैक्स ने डॉक्टर पर घूर कर देखा और मोहित के शरीर से चांदी की सुइयां निकाल दी जैसा कि ज़ारा ने निर्देश दिया था। डॉक्टर द्वारा उसे आश्वस्त करने के बाद कि वह ठीक था, वह आखिरकार शांत हो गया और लान लिंग को पकड़ने की स्थिति के बारे में पूछने लगा। लान लिंग, जो अभी अभी दोषी अंतरात्मा के साथ रूम से भाग गई थी, अब मो फैमिली की पहली फ्लोर पर बाथरूम में छिपी हुई थी। लान लिंग खुद को जोर से थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वह दर्द और अपना चेहरा खराब होने से भी ज्यादा डरती थी। आईने में खुद को देखते हुए लान लिंग ने पछतावे से डांटा, बेकार, ट्रैश, तुम उस छोटी कमबख्त से डरकर भाग गईं। भले ही मैक्स ने तुम्हें रोका, जब तक तुम स्वीकार नहीं करती, कौन कह सकता है कि तुमने ये किया। तुम बड़े भाई मोहित की सेवियर रक्षक हो, वह तुम पर ज्यादा विश्वास करेंगे। मूर्ख। हालांकि लान लिंग को कितना भी रिग्रेटेड पछतावा हुआ, ये बेकार था। उसकी दोषी अंतरात्मा और घबराहट ने उसे अपनी शालीनता और रणनीति की भावना खोने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उसने कुछ ऐसा किया जो आखिरी पल में विफल हो गया। अब जब वह एक निष्क्रिय स्थिति में थी तो वह छोटी स्लट बदचलन उसका मजाक उड़ाने का ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगी। मुझे क्या करना चाहिए? लान लिंग इतनी चिंतित थी कि वह बिल्डिंग से कूदना चाहती थी, लेकिन अगले ही सेकंड पर बाथरूम के बाहर लोगों के चलने की आवाज़ ने उसके दिल को उछाल दिया। उसके दिल में एक बुरा एहसास था। जैसे ही वह चुपके से प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग उसे ढूंढने न आए, बॉडीगार्ड की ठंडी आवाज़ दरवाजे के बाहर से गूंजी। मिस लान, युवा मालिक आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। बाहर आओ और हमारे साथ वापस चलो। मोहित पहले ही जाग गए थे। क्या वह अभी भी उसे ढूंढ रहे थे? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह बहुत अच्छे थे? लान लिंग की आंखों में हैरानी का एक निशान चमक उठा। लान लिंग का दिल थोड़ा विरोधाभासी था, लेकिन उसने फिर भी बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे बाहर निकली। बाहर इंतजार कर रहे बॉडीगार्ड को देखकर लान लिंग को अभी भी थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद को कंफर्ट आराम देने की कोशिश की। ये ठीक हो जाएगा, भाई मोहित मुझे बहुत ज़्यादा दोष नहीं देंगे।